हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th। हम लोग चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। और इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है इराक इन्वेज़न। तो इराक को कैसे जीत लिया गया, इस बारे में ये पॉइंट है। तो पॉइंट वाइज मैंने लिख रखा है, आप इसे नोट्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं अपने, और आप लिख सकते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ओके, वॉज लॉन्च्ड बाय द यूएस ऑन 19 मार्च 2003। कब? 19 मार्च 2003। ये देखो लिखा हुआ है, by the US 19 March 2003, and was joined by more than 40 other countries। यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा 19 मार्च 2003 में, और इसे ज्वाइन करने के लिए लगभग 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसमें भाग लिया। क्या पर्पज़ था? द पर्पज़ ऑफ द इन्वेज़न, ये जो इन्वेज़न था इसका पर्पज़ यही था कि was to prevent, रोकना, इराक from developing weapons of mass destruction। weapons of mass destruction, it means WMD। यानी इराक को जो वेपन्स बना रहे थे उस वेपन्स को बनाने के लिए, रोकने के लिए ये इन्वेज़न किया गया था। As there was no evidence of WMD, सरकार के पास, यूएस के पास कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं था जो कि WMD को बता सके, यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बता सके कि वो वेपन्स बना रहे हैं मास डिस्ट्रक्शन करने के लिए। It is speculated that the invasion was motivated by other objectives। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ये इन्वेज़न किया गया था। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनके बारे में आगे बात करेंगे आपसे। सच एज, जैसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड्स ETC, यानी क्या करना है, इराक के जितने भी ऑयल फील्ड्स हैं उन पर अपना कंट्रोल करना। और भी बातें थी एट्सेट्रा, हम उनके बारे में बात करेंगे बाद में। तो ये सारी चीज़ें थी कहीं ना कहीं। द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक वॉज बोथ अ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेलियर। यूएस जो इन्वेजन था इराक के ऊपर, ये दोनों तरीके से, चाहे मिलिट्री तरीके से आप मान लें या फिर आप उसे किसी भी तरीके से मान लें, आप उसे चाहे मिलिट्री तरीके से मान लो या फिर आप उसे पॉलिटिकल फेलियर मान लो। एज अराउंड 3000 यूएस मिलिट्री पर्सनल, यानी 3000 यूएस के मिलिट्री पर्सनल्स थे, वर लॉस्ट, वो लॉस्ट हो गए थे। एंड इराकी कैजुअल्टीज़ वर मच हायर, और इराक की जो कैजुअल्टीज़ हुई वो तो और भी ज़्यादा थी। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्ट्रेंट्स on American power। There are 3 constants on American power। The institutional architecture of the America is the first constant। तो पहला कांस्टेंट हमें क्या देखने को मिलता है, ये कि there are 3 constant on American power। The institutional architecture, ये पहला है constant। The institutional architecture of the America is the first constant। What is the second constant? The second constant is domestic in nature। क्योंकि डोमेस्टिक इन नेचर वाला पॉइंट निकल के आता है सेकंड कांस्टेंट के अंदर, इस तरीके का काम था। एंड स्टेम्स फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। there is a deep skepticism regarding the purposes and the methods of government in American political culture। अगर 3 टाइप के कांस्टेंट के बारे में आपसे बात करता है और आपसे पूछता है तो आप इनके बारे में उसे बता सकते हैं।
एंड द थर्ड कांस्टेंट क्या था? द थर्ड कांस्टेंट ऑन अमेरिकन पावर इन द constant on American power in the North Atlantic Treaty Organization. It means NATO. North Atlantic Treaty Organization, which is only what only? तो वो बताता है which is only ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ओनली ऑर्गेनाइजेशन in the international system that could possibly moderate the exercise of American power. यानी ये पॉइंट निकल के आता है। तो ये तीन टाइप के कांस्टेंट थे जो कि अमेरिका के में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द यूएस। इंडिया का रिलेशनशिप यूएस के साथ कैसा था, इसके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, पूरे कोल्ड वॉर के अंतर्गत जब कोल्ड वॉर हुआ, इंडिया क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप वॉज विद द सोवियत यूनियन। इंडिया की सबसे गहरी जो फ्रेंडशिप है वो सोवियत यूनियन के साथ दिखाई देती है। ओके, सोवियत यूनियन के साथ। ओवर द ईयर्स इंडिया डिसाइडेड टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया है एंड इंटीग्रेट इट विद द ग्लोबल इकोनॉमी, और अपनी ग्लोबल इकोनॉमी को भी इनके साथ इंटीग्रेट किया है। दिस मेड इंडिया एन अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर फॉर अ मेंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस। भारत ने यूएसएसआर के साथ ही नहीं बल्कि यूएस के बहुत सारे देशों के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से आगे बढ़ाई है। टू न्यू फैक्टर्स इमर्ज्ड। यहाँ पर ना दो नए फैक्टर इमर्ज होते हैं इन इंडो यूएस रिलेशनशिप के बीच में, इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप पे इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, हम अभी जो हाल फिलहाल के वर्ष हुए हैं उनमें दे इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? फर्स्ट, पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, और दूसरा जो पॉइंट है वो है द रोल ऑफ द इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। ये दो पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, ये दो पॉइंट सामने दे रखे हैं आपके, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड द रोल ऑफ द इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट स्ट्रेटजीज, तीन डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं उनके द्वारा टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, यानी किस प्रकार की रिलेशनशिप होगी इंडिया शुड हैव विद यूएसए, यूएसए के साथ में किस प्रकार से होगी। दे आर एज फॉलोज। अब उसमें कौन कौन से पॉइंट्स निकलते हैं? पहला पॉइंट है दोज इंडियन एनालिस्ट, जो इंडियन जितने भी इंडियन एनालिस्ट हैं हु सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, यानी मिलिट्री पावर के रूप में, तो प्रीफर इंडिया, उन्होंने क्या प्रीफर किया है? इंडिया शुड मेंटेन इट्स डिस्टेंस। इंडिया ने हमेशा अपना डिस्टेंस मेंटेन रखा है यूएस के साथ में, एंड शुड फोकस अपॉन इंक्रीजिंग इट्स ओन नेशनल पावर, और हमेशा फोकस किया है कि अपनी नेशनल पावर को क्या किया जाए, थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, और उसे इंक्रीज करने की कोशिश की है उन्होंने। एक और एनालिस्ट हमें देखने को मिलता है, अदर एनालिस्ट, ये है कि सी द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट्स बिटवीन यूएस एंड इंडिया एज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। तो ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। हमेशा भारत ने अपने आप को, अपने इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं कोशिश की है उन्होंने। एक और लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आपका, अ थर्ड ग्रुप ऑफ एनालिस्ट एडवोकेट, तीसरा जो ग्रुप है एनालिस्ट का वो ये एडवोकेट करता है दैट इंडिया शुड टेक द लीड इन एस्टैब्लिशिंग द कोलिशन ऑफ कंट्रीज़ फ्रॉम डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड में जो कोलिशन है इंडस्ट्रीज़ का, कंट्रीज़ का, वो उसे एस्टैब्लिश करने में इंडिया ने अपना रोल निभाया है थर्ड ग्रुप बनाने में। थर्ड ग्रुप समझते हैं ना, एक यूएसए का ग्रुप, एक यूएसएसआर का ग्रुप, और तीसरा ग्रुप जो है वो इंडिया का ग्रुप है ना, जिसे वो एक नए तरीके से उन्होंने किया, और वो नहीं शामिल होना चाहते थे दोनों में, और वो तीसरी तरफ चले गए। तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप आर
too difficult to manage by a sole strategy. There should be mixing of foreign policy. फॉरेन पॉलिसी थोड़ी मिक्सिंग है, हमारी स्ट्रेटजीज इस टाइप की हैं कि हम यूएस के साथ बढ़िया तरीके से डील करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये 2 पॉइंट आपके मैंने आज आपको कवर करके दिए। इसके बाद जो नया पॉइंट आपका स्टार्ट होगा वो होगा मीनिंग ऑफ हेजेमनी को लेकर, तो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। ओके।